लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और एक 100 करोड़ की कंपनी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मान लो कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हटा देते हैं कल से, तो आप एजेंसी वगैरह क्या करेगी फिर? देखो, अगर फॉलोअर्स और व्यूज़ हट गए तो फिर तो इंस्टाग्राम का ही कोई मतलब नहीं है। जैसे इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी सारी वीडियोस बनाते हैं तो उनको फैटिग हो जाता है। सो क्रिएटर फटीग आना यार काफ़ी मतलब बहुत कॉमन है। इवन नॉट इन क्रिएटर स्पेस, हर जगह फटीग आ ही जाता है। तो आपको लगता है जैसे एआई काफ़ी कुछ आ गया है यहाँ पे, हम 2025 की बात करें तो एआई जनरेटेड कंटेंट ज़्यादा चलेगा ह्यूमन कंटेंट से ज़्यादा? यार आई डोंट थिंक सो। यार देखो, जो इंसान को वो पर्सनल कनेक्ट होता है ना, वो एआई से कभी आ ही नहीं पाएगा। आपने देखा होगा पीछे एआई कंटेंट बहुत चला था, मॉन्क वगैरह वो वीडियोस बना रहे थे, आपने देखा होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा चल गया था, बट आज एक वीडियो भी नहीं आती वैसी। तो अगर मैं बात करूं कि कुछ स्कैम्स वगैरह देखा है आपने जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में होता है क्रिएटर्स और ब्रांड्स के साथ? यार ये तो बहुत होता है। मतलब इसमें मेजर जो स्कैम, मतलब क्रिएटर्स और ब्रांड अगर डायरेक्टली काम कर रहे हैं एक साथ, तो उसमें उतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता। बट अगर बीच में एजेंसी है, एजेंसी क्या करती है, ब्रांड से क्रिएटर के नाम पे 1 लाख रुपए ले लिए। अगर मैं सक्सेस मंत्र की बात करूं तो आपका सक्सेस मंत्र क्या है? हाय गाइस, दिस इज शैन रियल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है, वो नन अदर देन ऋतिक है। हाय ऋतिक, आप कैसे हो? बढ़िया भाई, एकदम। आप बताएं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ये फाउंडर है ओनो क्रिएटर्स के, तो आज हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप बताओगे ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आप थोड़ा एकदम कॉलेज लाइफ जाइए, मेरे को एकदम डिटेल में जानना है कि ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुई। एंड आप 18 साल में ये कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, तो एक अचीवमेंट टाइप है, तो आप बताओगे पूरा एकदम? बिल्कुल भाई। तो मतलब 18 में भी नहीं, स्टार्ट तो मैंने 16 की एज में की थी। अरे सो आई क्या! वॉज इन 11th क्लास। तो मेरे साथ जो फाउंडर है अखिल, उनसे मेरी मतलब एक कोल्ड मैसेज के थ्रू बात हुई। तो जैसे हम बात कर रहे थे तो वी थॉट कि हमें एज एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है। तो स्टार्टेड एज अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी। धीरे धीरे फिर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में गए। सो आई स्टार्टेड इन 16 व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 16। उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ भी हुई, बट कॉलेज तो मैं सच गया ही नहीं, क्योंकि जिस टाइम मेरा कॉलेज शुरू हुआ था सेम टाइम हमने ऑफिस सेटअप कर लिया था। तो मैं ऑफिस में ही रहता था पूरे टाइम, तो कॉलेज तो मैं गया ही नहीं हूँ कभी भी। सो यू कैन से कि आई एम ड्रॉप आउट अच्छा, उसमें तो। हाँ। आपने क्या क्या परस्यू करने के गए थे? और यार मैं कर रहा था बीकॉम ऑनर्स। ओके। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे। कॉलेज तो मतलब मेरी अटेंडेंस तो जीरो ही है। फर्स्ट सेम के मैंने एग्जाम दिए थे, उसके बाद मैंने ड्रॉप ले लिया ओके, गॉट इट। एंड ये कौन से साल की बात है जब आपने स्टार्ट करा फुल फ्लेजेडली? था। फुल फ्लेज ये आई थिंक ये 2023। 23। ओके। एंड रजिस्टर आपने ये कंपनी किन से कौन से ईयर में की थी? 2022। 22। 1 1.5 साल हमने वर्क फ्रॉम होम ही किया, सारा रिमोटली मैनेज किया। एंड उसके बाद हमने 2023 नवंबर में हमने ऑफिस सेटअप किया था। तो उसके बाद से हमने वो फिर वहाँ से लेके चले। एंड जैसे आपने बताया कि आपने अखिल को कोल्ड मैसेज करा, तो ये आपको कैसे पता था कि उनका भी सेम एम्बिशन है कि ये चीज़ में इंटरेस्टेड है? क्योंकि लोग को फाउंडर्स नहीं ढूंढ पाते हैं। एक्चुअली ये हमारी बात हुई थी, मतलब उनका एक यूट्यूब चैनल था ओके। जिस पे वो शार्क टैंक की सीरीज लेके आ रहे थे, जहाँ पे वो जो वहाँ पे शार्क टैंक पे ब्रांड्स आए थे उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। और मेरा था एक इंस्टाग्राम पेज जिसपे मैं थीम पेज था, तो वो फेसलेस कंटेंट डालता था। तो उनका मेरे पास कोल्ड मैसेज आया था क्योंकि उनको अपनी वो सीरीज़ का कुछ प्रमोशन कराना था। तो फिर हमारी बात हुई। तो बात करते करते ना हमें एक गैप पता चला। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार तू जैसे आगे पढ़ाई करेगा तो पेज को कैसे कंटिन्यू करेगा। तो आई सेड कि मतलब मैं आउटसोर्स कर दूंगा काम। तो यहाँ से हमें एक गैप पता चला कि हाँ, लोगों को और भी लोगों को चाहिए होंगे कि कोई उनके लिए वीडियो एडिटिंग कर दे, पोस्ट डिज़ाइनिंग कर दे, कंटेंट अपलोडिंग कर दे। तो यहाँ हमें एक गैप पता चला, तब हमने एज अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी स्टार्ट किया। ओके। या मतलब ऐसा सच उनका भी कुछ प्लान नहीं था, वो बात करते करते कॉन्वर्जेशन निकलेगी। मतलब काफ़ी कोइंसिडेंस की बात है कि वो जब हमारी बात हुई ना, हमें पता चला वो अखिल भैया मेरे ही गांव से, जहाँ से मैं था अच्छा। वहीं से हैं। इवन उनकी मदर ने मेरे को एलकेजी क्लास में पढ़ाया हुआ है। यू वोंट बिलीव कि किसी बंदे से मैं एकदम ऐसे रैंडमली मिला और मतलब उनकी मम्मी तक को मैं जानता हूँ। मैं पूरा फैमिली भी एक दूसरे को जानते हैं। ओके, या गॉट इट। तो आप में ये एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा पहले से ही था? मतलब यार देखो, ये तो था कि खुद ही कुछ करना है, क्योंकि मतलब मैं काफ़ी डिसेंट बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे को ये तो पता था कि मेरी फैमिली मेरे को पाल सकती है, बट आगे तो सब कुछ मेरे को खुद ही करना है। तो मतलब ये पता था कुछ खुद ही करना है। तो मतलब मन बिजनेस में ही था। मैं सोच रहा था पहले कि स्टार्ट जॉब से करूँगा, देन आई विल गो इनटू बिजनेस। बट ये तो था कि करना बिजनेस ही है। तो कीड़ा तो पहले से ही था। उसके बाद फिर मतलब सब ऐसे सरकमस्टांसेस रहे कि हाँ, हो गया शुरू, तो फिर हमने स्टार्ट किया। अगर मैं बात करूं कि ओनो क्रिएटर्स
ये प्लेटफॉर्म करती क्या है, अगर डिटेल में समझाओ। सो ओनो क्रिएटर्स इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्रिएटर्स एंड इवन ब्रांड्स। ओके। ठीक है, आपको वीडियो एडिटिंग करानी है, आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट कराना है, या फिर इवन आप एक क्रिएटर ही नहीं हो, आपको क्रिएटर बनना है, तो आपको जीरो से क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे आपको शुरू करना है, कैसे अपनी जर्नी को आगे लेके जाना है, एडिटिंग कैसे होगी, स्क्रिप्टिंग कैसे होगी, शूट कैसे होगा, सब कुछ हम हेल्प कर सकते हैं। तो चाहे आप एक वेल स्टैब्लिश्ड क्रिएटर हो या आपको क्रिएटर बनना है, आप एक ब्रांड हो, आपको अपनी मार्केटिंग करानी है, तो सबके लिए वी आर अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। हम सब कुछ ही प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम शूटिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, ए टू जी सब। इवन ब्रांड डील्स तो हैं उसमें सबसे एक मेजर जो हमारा कंपोनेंट है, तो हम ए टू जी हर चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। ओके। अगर मैं बात करूं कि आपने ये कुछ स्केप्टिज्म फेस करा है क्या फैमिली में, या कुछ रेजिस्टेंस फेस करा है क्या पहले लाइफ में? यार बिल्कुल, मतलब देखो मेरी फैमिली का हमारा क्या था कि पढ़ाई करो, ठीक है, बिजनेस में फैमिली उतना इंटरेस्ट नहीं थी, वैसे हम बनिया हैं सब, पापा बिजनेस ही मैं कर भी रहे बनिया हूँ। हैं अरे, तो पापा चाचा सब बिजनेस ही कर रहे हैं, राइट। राइट। बट उनका ये मेंटालिटी थी कि बिजनेस में कुछ नहीं है भाई, अपना पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, देन जॉब करो। तो वो एक चैलेंज तो था, तो इसलिए जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी फैमिली को पता तक नहीं था मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। सिर्फ मेरी मदर को पता था, मेरी सिस्टर को पता था, पापा तक को नहीं पता था, और घर में और किसी को भी नहीं पता था। मेरी जॉइंट फैमिली है, तो घर में और किसी को भी नहीं पता था। तो इसलिए वो मतलब एक रेजिस्टेंस तो मैंने फेस किया है। तो अभी जाके जब हमने ऑफिस लिया था, तब जाके मेरी फैमिली को पता चला था। उससे पहले मैंने कम से कम 2-3 साल वैसे काम किया है, किसी को कुछ नहीं पता था, तो ये तो आप रेजिस्टेंस इसको तो होता ही है। हैंडल कैसे करे थे? हैंडल मतलब देखो, घर पे मम्मी रहती थी, पापा तो पूरे टाइम दुकान पे ही, तो ऐसा कोई इतना लोड नहीं था। तो मतलब थोड़ा छुप छुप के, एज इन मतलब जब मैं बात कर रहा था तो यार दोस्त से बात कर रहा हूँ कोई बिजनेस कॉल नहीं है, तो वो ऐसे चलता था। ओके। एंड आप बताओगे कि काफ़ी सारी एजेंसीज हैं यहाँ पे, तो ओनो बेटर क्या है, जैसे मोड क्या है ये बिजनेस में? यार देखो, और जो लोग हैं ना, वो मतलब सिर्फ एक एंगल में देख रहे हैं कि हमें बिजनेस करना है। वी फोकस ऑन रिलेशनशिप्स, कि हम अगर किसी के साथ जुड़ रहे हैं, प्रॉफिट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, हमें उस बंदे के साथ लंबे टाइम तक जुड़ना है। ठीक है, हम कुछ ना कुछ आगे काम निकाल ही लेंगे। तो हमें रादर देन फोकसिंग ऑन प्रॉफिट, आप फोकस करो रिलेशनशिप पे, लोगों पे। लोगों को अगर आपने अपने साथ जोड़ लिया तो यू विल स्टैंड आउट। सेकेंड चीज़, हम सब कुछ एक ही जगह पे दे रहे हैं। आपको एक काम के लिए किसी और के पास, मतलब अपनी एडिटिंग के लिए आपको दूसरे बंदे को पकड़ना है, आपको ब्रांड डील्स के लिए एक एजेंसी को पकड़ना है, ठीक है, उसके अलावा आपको और कुछ करना है, उसके लिए आपको तीसरे बंदे के पास जाना है, आपको कोर्सेज लॉन्च करना है, उसमें आपको अलग बंदे के पास जाना है। सपोज यू आर स्टार्टिंग पॉडकास्ट, आपको शूटिंग के लिए इवन किसी और के पास जाना पड़ रहा है। तो पीसीज में सर्विस ना अवेलेबल करके हमने एक जगह पे अवेलेबल कर दिया, और वो भी विद अ गुड रिलेशनशिप, मतलब भाइयों वाली रिलेशनशिप के साथ। तो वो आई थिंक जिसने हमें स्टैंड आउट किया है, तो रिलेशनशिप को मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूँ उसमें। अभी तक ये कोई कर नहीं रही है एजेंसी जो सारी चीज़ प्रोवाइड कर रही है। नहीं। ओके। अगर मैं बात करूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओगे कि क्या क्या की डिसीजंस लिया था आपने? यार सैचुरेटेड नहीं, देखो एक्चुअली क्या है, ये ना ग्रोइंग बिजनेस है, तो सैचुरेट उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। अभी तो क्रिएटर्स ग्रो ही कर रहे हैं, क्रिएटर्स इकोनॉमी ग्रो ही कर रही है, ठीक है, तो अभी ब्रांड्स भी आ रहे हैं, तो अभी सैचुरेटेड नहीं है। क्रिएटर्स को भी ग्रो करना है, ब्रांड्स को भी काम कराना है, तो ऐसी कोई इसमें अभी मार्केट में दिक्कत नहीं है। अभी 3-4 साल तो मार्केट्स का, इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके। एक्चुअली जो क्रिएटर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं रिटेंशन में, तो आप ये बताओगे कि रिटेंशन कैसे आप उनका हैंडल करते हो? यहाँ पे रिलेशनशिप काम आता है, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं उनके साथ हैं, हमने उनके साथ रिलेशनशिप बनाई हुई है। तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी क्रिएटर को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए। रिलेशनशिप को मैं यहाँ पे सबसे मेन फैक्टर मानता हूँ। तो आप जैसे ओनो क्रिएटर स्टार्ट करा आपने एंड काफ़ी कुछ ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, तो आपने इसको स्केल कैसे करा इतना तक? स्केल में सबसे मेन चीज़ वही रिलेशनशिप को लेके आए। हमने धीरे धीरे करके स्टार्ट किया, ऐसा नहीं हमने सब कुछ एक साथ शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया, वी स्टार्टेड एज अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी। ओके। पहले हमने वीडियो एडिटिंग करी, क्रिएटर्स के लिए करी, देन ब्रांड्स के लिए करी। अब मेरे पास क्रिएटर्स भी हैं, मेरे पास ब्रांड्स भी हैं। तब मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एंटर किया कि मैं ब्रांड को और क्रिएटर्स को आपस में जोड़ दूँ, राइट। तो यहाँ से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुरू करी। अब इन्फ्लुएंसर्स को हमने धीरे धीरे एक्सक्लूसिव करना शुरू किया। तो अब इन्फ्लुएंसर्स सारे मेरे पास हैं, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है। तो हमने क्या फिगर आउट किया कि यार अभी पॉडकास्ट मार्केट ग्रो कर रही है, तो हम फिर पॉडकास्ट में चले गए। तो हमने धीरे धीरे करके वो मतलब डेटा ड्रिवन डिसीजन लिए, वो वेल इन्फॉर्म डिसीजन लिए कि हाँ अब हमें धीरे धीरे करके यहाँ शुरू करना है। लोग क्या करते हैं, एक साथ सब कुछ शुरू कर दिया, वो बैलेंस ही नहीं हो पाती चीज़ें।
तो हमने एक एक करके स्टेप लिया। तो वो स्लो जाना एक बिजनेस में और डीप जाना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपने काफ़ी यंग एज से शुरू किया था, तो आपने क्या क्या चीज़ सीखी उधर? यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने काम शुरू करा था, मैं ये कहूँगा मेरे को कुछ भी नहीं आता था। मतलब मेरे को बिज़नेस का भी नहीं पता, मेरे को काम करना ही नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे साथ जो फाउंडर हैं अखिल भैया, उन्होंने मतलब मेरे को इतना चीज़ें सिखाई हैं। मतलब एक तरह से मेरे को ज़ीरो से अभी जहाँ भी मैं हूँ वहाँ तक सिर्फ वो ही लेके गए हैं। मेरा सक्सेस का पूरा क्रेडिट ही उनको जाता है। तो उन्होंने मेरे को एक एक चीज़ सिखाई कि कैसे एक प्रोफेशनल थिंग्स वर्क करती हैं, कॉर्पोरेट में कैसे काम चलता है, बिज़नेस में क्या करना होता है। तो एक एक करके कि आपको कैसे काम करना है, वो उन्होंने मेरे को सिखाया है। तो वही है। तो अगर मैं बात करूं कि कुछ स्कैम्स वगैरह देखा है आपने जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में होता है क्रिएटर्स और ब्रांड्स के साथ? यार ये तो बहुत होता है। मतलब इसमें मेजर जो स्कैम, मतलब क्रिएटर्स और ब्रांड अगर डायरेक्टली काम कर रहे हैं एक साथ, तो उसमें उतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता। बट अगर बीच में एजेंसी है, एजेंसी क्या करती है, ब्रांड से क्रिएटर के नाम पे 1 लाख रुपए ले लिए, आगे क्रिएटर के पास 40-50 हज़ार रुपये जा रहे हैं। मतलब आप ब्रांड लेके आए हो, तो उसका ये मतलब नहीं आप 50-60% तक का उसमें मार्जिन रखोगे। तो ये काफ़ी चीज़ें चलती हैं। इसको मैं प्रॉपर स्कैम नहीं बोलूँगा, बट हाँ ये काफ़ी एक फ़्लो था मार्केट में। तो इसको हमने वो सॉर्ट आउट किया कि हमने इंटीग्रेट किया कि हम सिर्फ 10% कमीशन लेंगे। आपकी डील जितने की भी हो रही है वो आपको पता चल जाएगा। उसमें से 10% कमीशन हमारा है, दैट इज़ आर एजेंसी फीस। रेस्ट सारा क्रिएटर को जा रहा है। तो अच्छा। एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी सारी वीडियोस बनाते हैं तो उनको फैटिग हो जाता है कि बहुत कुछ हैंडल नहीं कर पाते। जैसे अभी हमने बात करा कि इसलिए एजेंसी आती है कि बहुत सारा काम करती है। तो आपको लगता है कि इससे मेंटल प्रेशर भी होता है इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को आउट देयर? सो क्रिएटर फटीग आना यार काफ़ी मतलब बहुत कॉमन है। इवन नॉट इन क्रिएटर स्पेस, हर जगह फटीग आ ही जाता है। आप कंटेंट बनाए जा रहे हो, क्रिएटर है, कंटेंट बनाए जा रहे हैं, तो बोर हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इवेंट्स वगैरह करते रहते हैं। कॉलेज इनविटेशंस आते हैं क्रिएटर्स को, तो क्रिएटर वहाँ जा रहे हैं, तो एक थोड़ा सा मतलब अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। तो वहाँ से उनका वो इंटरेस्ट डेवलप हुए रहता है। अदरवाइज़ क्रिएटर फटीग आना तो मतलब मोस्ट कॉमन थिंग इन क्रिएटर्स इकोनॉमी। काफ़ी क्रिएटर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनका अकाउंट पूरा ग्रो हो चुका है, कंटेंट ही नहीं डाल रहे, क्योंकि उनका माइंड ही नहीं चल पा रहा, वो थक चुके हैं कंटेंट बना बना के। तो इसके लिए एक तो आपको टाइम के साथ चेंज करना। आपने एक जॉनरा पकड़ लिया, आप उसमें ही लगे रहोगे, नॉट इम्पॉर्टेंट। आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देखो या फिर इंडस्ट्री में क्या चेंज आ रहा है वो आप देखो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट चेंज करते रहो। आपके अंदर भी इंटरेस्ट उसके बाद बना रहेगा। तो आपको लगता है जैसे एआई काफ़ी कुछ आ गया है यहाँ पे, हम 2025 की बात करें तो एआई जनरेटेड कंटेंट ज़्यादा चलेगा ह्यूमन कंटेंट से ज़्यादा? यार आई डोंट थिंक सो। यार देखो, जो इंसान को वो पर्सनल कनेक्ट होता है ना, वो एआई से कभी आ ही नहीं पाएगा। आपने देखा होगा पीछे एआई कंटेंट बहुत चला था, मॉन्क वगैरह वो वीडियोस बना रहे थे, आपने देखा होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा चली गया था, बट आज एक वीडियो भी नहीं आती वैसी, क्योंकि लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे ना। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ऐसा जो कॉन्वर्जेशन है वो एआई जनरेटेड हो ही नहीं सकता। तो एआई आपकी जर्नी को सिंपल करेगा, अच्छा। बट मेन तो रहना फिर वो क्रिएटर को ही है। आप एडिटिंग में उससे हेल्प ले सकते हो, स्क्रिप्टिंग में हेल्प ले सकते हो, आपका ए टू जी काम कर सकता है, बट फेस आपका ही रहेगा। एआई जनरेटेड कंटेंट इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक सो चलेगा। तो एआई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह एजेंसीज नहीं बन सकती है? एजेंसीज़ में तो वो करना काफ़ी ज़्यादा ही टफ है, क्योंकि ये ना एक मतलब पर्सनल थिंग है, जो मतलब आप दिमाग लगा लगा के करते हो, आप इसमें खुद घुसते हो, आप आइडियाज़ निकाल के लेके आते हो, आप क्रिएटिविटी निकाल के लेके आते हो। क्योंकि एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की आप सीधा वीडियो बनवा दे रहे हो, उससे रिजल्ट कभी आएगा नहीं। आपको घुसना पड़ेगा कि कंटेंट बनाना कैसे है। तो जो क्रिएटिविटी वाली चीज़ है ना, वो ह्यूमन से ही आती है, वो कभी भी कोई सॉफ्टवेयर उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगेन हेल्प ज़रूर कर सकता है, बट वो पूरा कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा उसमें, कि पूरी एजेंसी एआई के उस पर चल रही है। वो काम आसान कर सकता है। मान लो कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हटा देते हैं कल से, तो आप एजेंसी वगैरह क्या करेगी फिर? अब फॉलोअर्स हटा देगा, व्यूज़ दिखेंगे। देखो, अगर फॉलोअर्स और व्यूज़ हट गए तो फिर तो इंस्टाग्राम का ही कोई मतलब नहीं है। और एक बार सपोज अगर फॉलोअर्स नहीं दिख रहे, तो व्यूज़ के बेसिस पे वो ब्रांड्स आएंगे। और मैं आपको मेन चीज़ बता दूं, कोई भी ब्रांड एक क्रिएटर के साथ काम करने में फॉलोअर्स का रोल सिर्फ 10% ही होता है। 90% फोकस होता है एवरेज व्यूज़ पे। व्यूज़ के बेसिस पे ही कॉस्ट डिसाइड होती है, व्यूज़ के बेसिस पे क्रिएटर्स डिसाइड होता है। फॉलोअर्स का रोल बहुत कम होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं है ना, फॉलोअर्स का रोल काफ़ी कम होता है। तो आप कुछ फेलियर्स बताओगे जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में गलतियां होती हैं, जो फेलियर्स होते हैं, कुछ एक्सपेंसिव फेलियर्स बताओगे? यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में काफ़ी बार तो ऐसा होता है, हमने कुछ एक सेट एक्सपेक्टेशन के साथ काम किया ब्रांड के साथ, बट वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं फुलफिल हो पाती।
मतलब ब्रांड का टारगेट कुछ था वो अचीव नहीं हो पाया, तो ये एक हो जाता है। बाकी मैंने एक एजेंसी के लिए क्या होता है, एजेंसी के लिए होता है काफ़ी बार ऐसा होता है ब्रांड के साथ काम किया या फिर किसी एजेंसी के थ्रू ब्रांड के साथ काम किया और पैसे नहीं आ पाते, तो काफ़ी बार ये वाला एक चैलेंज आता है, तो इसमें काफ़ी लॉस हमें बियर करना पड़ता है, बट वो हम अपने एंड से ही फिर बियर करते हैं। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, ज़्यादा केसेस नहीं, बट एक तो ये तो कि पैसे आते काफ़ी टाइम में, वीडियो लाइव होगा उसके बाद काफ़ी टाइम में पैसे आ रहे हैं, एंड सेकंड काफ़ी बार नहीं भी आते। ओके। तो जैसे ओनो क्रिएटर्स आपने 2 लोगों ने स्टार्ट करी थी, तो इसके बारे में बताओगे कि इतना बड़ा टीम मैनेजमेंट कैसे करते हो? कि इतने लोगों को क्रिएटर्स को मैनेज करते होगे, तो इसमें क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ आपने यूज़ करी? कूल। सो देखो, जब हमने शुरू किया था तब तो हम 2 ही लोग थे। जब तक हमारा ऑफिस नहीं सेटअप हुआ था, ऑलमोस्ट 1.5 साल हम 2 ही लोग थे। 1-2 लोग हमारे पास एडिटिंग के लिए थे, बट मैनेजमेंट लेवल पे अगर मैं कहूँ सिर्फ मैं और अखिल भैया ही मैनेज कर रहे थे। तो मेन चीज़ क्या हुआ, जब हमने ऑफिस सेटअप किया ना तो हम टीम को सेट कर पाए थे। यार कॉल पे ना काम पॉसिबल ही नहीं होता। तो एक मेरा ये भी सजेशन है, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना तो एक ऑफिस सेटअप आप ज़रूर कर लो, क्योंकि जब आप टीम को अपने पास बुला के सिखाओगे ना तब आपका काम बनेगा। जब तक हम वर्क फ्रॉम होम पे थे हम काम को अपने डेलीगेट ही नहीं कर पा रहे थे, बट जब लोग हमारे सामने बैठे ना तो हम उनको बहुत अच्छे से डेलीगेट कर पा रहे थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप बताओगे जैसे इतना आपने काम करा 16 एज से, एंड आप कुछ बताओगे कि हार्डेस्ट लीडरशिप लेसन्स जो आपने सीखा हो इस प्रोसेस में? यार यस, आपकी टीम के साथ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टीम के साथ कैसे रिलेट कर रहे हो। मतलब मैं 16 का, मतलब इवन चलो मैं अभी लगाता हूँ, मैं 18 का हूँ, मेरी टीम में जो लोग हैं दे आर 22, 23, 24, तो मेरे से सब बड़े हैं। तो उनके साथ वो रिलेशनशिप कैसे आपको मेंटेन करना है कि वो बॉसी रिलेशनशिप ना हो, एक दोस्त वाली रिलेशनशिप हो। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप लीडरशिप की बात कर रहे हो, कि मैं उनको काम ऐसे थोप नहीं रहा, उनको बता रहा हूँ कि यार ये काम करते हैं और इवन साथ में मिल के कर रहा हूँ। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर मेरी एज कम है ना तो वो एक ईगो वाला एंगल आ जाता है कि यार एक तो मेरे से छोटा है, मेरे को काम बता दे रहा है, ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें ना हमारा कैसे डिवाइड होता है, मैं 18 का हूँ, अखिल भैया इज 30-31, ठीक है। तो उनका वो होल्ड है टीम पे जो बॉस वाला होल्ड होना चाहिए, मेरा होल्ड है वो फ्रेंड वाला। तो हमने इस तरीके से वो लीडरशिप को मैनेज किया है। काफ़ी बढ़िया। एक्चुअली मैंने देखा है ज़ेप्टो का जो फाउंडर है वो भी यंग है, एंड उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि फ्रेंड की तरह रहता है। एंड आई थिंक कंपनी अगर आगे बढ़ानी है तो ये फ्रेंड्स वगैरह रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। राइट यार, देखो आप खुद कुछ कर ही नहीं सकते ना, आपको टीम तो चाहिए ही, तो टीम का आपके साथ घुलना मिलना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम को ऐसा ना लगे कि बस यहाँ पे आना है, काम करना है, चले जाना है। ठीक है, हमारा तो काम भी ऐसा है, वो दिन में भी चलता है, सुबह भी चलता है, रात को भी चलता है, संडे पे भी चलता है, सैटरडे पे भी चलता है। तो कोई भी एम्प्लॉय ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं जो कि उसके साथ आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं है और वो पूरे टाइम काम भी कर रहा है। ठीक है, तो वो एक रिलेशनशिप वहाँ होनी ज़रूरी है कि उसको लगे कि यार मेरा ही तो काम है, मैं चाहे सैटरडे कर रहा हूँ, संडे कर रहा हूँ, रात में कर रहा हूँ, काम तो मेरा ही है ना। तो वो एक उसके साथ ऐसा बॉन्ड होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर इतनी टीम की बात कर रहे हैं तो अगर मुझे राइट टीम चाहिए तो राइट टीम के लिए आप कैसे हायर करते हो? यार देखो, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रही है, हम ना बिगनर्स हायर करते हैं। अच्छा। ठीक है, एक तो हमारी इंडस्ट्री काफ़ी नहीं है, तो हम्म। पहले तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग ही ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, हम बिगनर्स हायर करते हैं, उनको अपने तरीके से सिखाते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। ठीक है, हमारा काम करने का तरीका बाकी एजेंसी से बहुत अलग है। जैसे मैंने आपको पूरे इसमें कॉन्वर्जेसन में बताया भी कि हम कैसे काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बिगिनर को लाते हैं, उसको एक एक चीज़ खुद सिखाते हैं। 6 महीने का टाइम लगता है उसको सिखाने में, बट वो एक बार सीखता है ना तो हमारे तरीके से काम करता है, और उसको भी कहीं ये सेंस रहती है कि यार मैं ज़ीरो पे आया था, इन्होंने मेरे को सिखाया है। तो वो एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग भी रहती है। तो इस तरीके से हम अपनी टीम को सेटअप करते हैं। एंड जो बिगनर को लाते हैं उसमें क्या देखते हो, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैं देखो, डेडिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। स्किल्स मुझे चाहिए ही नहीं, स्किल्स मैं खुद सिखा दूंगा कि कैसे क्या करना है। डेडिकेशन आप में होनी चाहिए, बंदे में काम करने का मन होना चाहिए, काम करने की भूख होनी चाहिए बस। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा काम सैटरडे संडे दिन रात चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत फटीग वाला काम है कि पूरे पूरे दिन मेहनत करनी पड़ रही है, बट हाँ, क्रिएटिव काम है तो माइंड हमेशा वो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं सिर्फ डेडिकेशन, बंदे में डेडिकेशन हो, हार्ड वर्किंग हो, आगे का काम हम अपने आप करा लेंगे फिर। गॉट इट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक बॉन्ड बिल्ड करना पड़ता है राइट, क्रिएटर्स के साथ, एंड आप उनके साथ वीडियो एडिटर्स के साथ सबके साथ एक बॉन्ड बिल्ड करना पड़ता है। तो आप बताओगे कि आप रीच आउट कैसे करते हो क्रिएटर्स को, कि क्रिएटर्स आपको रीच आउट कैसे करते हैं, ये प्लेटफॉर्म कैसे चलता है, आप थोड़ा डिटेल प्रोसेस में बताओगे? देखो, रीच आउट तो मतलब काफ़ी क्रिएटर्स का तो डीएम आता है, मेल आता है, या फिर हमें कोई क्रिएटर अच्छा लगता है तो हम उसको डीएम या मेल कर देते हैं। मेन चीज़ हमारी बट यहाँ चलती है वर्ड ऑफ माउथ,
हमने क्रिएटर्स के साथ काम किया, क्रिएटर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, बॉन्ड अच्छा है, उनका काम अच्छा हमारा लग रहा है, तो वो लोग आगे रिकमेंड करते हैं। बाकी जैसे सपोज मैं क्रिएटर्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने देखा कि वो किसी और क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि क्रिएटर अच्छा है, तो मैं इस तरीके से रीच आउट करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, रिलेशनशिप हम लोगों से के थ्रू लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिलेशनशिप और लोगों को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड ऑफ माउथ तभी होता है अच्छे से। अगर मैं बात करूं कि पहला दूसरा क्रिएटर मिलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर आपके ये बॉन्ड बनते जाते हैं, तो आप बताओगे कि पहला दूसरा क्रिएटर कौन था एंड जिसके साथ आपने बॉन्ड इंक्रीज करा? यार गुड क्वेश्चन। देखो अभी मैंने आपको बताया हम वीडियो एडिटिंग हमने स्टार्ट की थी, वहाँ पे क्लाइंट ढूंढना इज़ अ ईजियर थिंग, तो राइट। हमने वहाँ से अपने साथ क्रिएटर्स को जोड़ा था। ठीक है, उसके बाद फिर उनके साथ वो बॉन्ड शेयर किया था, क्योंकि मैं सीधा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए किसी के पास जाऊँगा कि भाई मैं आपको ब्रांड्स दे दूंगा, वो ये पूछेगा ना ब्रांड कौन से, ब्रांड है नहीं, क्रिएटर कौन से, क्रिएटर है नहीं, तो वो तो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इसलिए हमने वो इस तरीके से लेके चले थे हम। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड क्रिएटर थे फिनेंस विद अरुण और फिनेंसिस फन ब्राह्मी कपासी। तो दोनों ने हमारी बहुत हेल्प करी इनिशियल जर्नी में। किसी के ऊपर ट्रस्ट करना जिसको काम आता भी नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने हमारे ऊपर वो ट्रस्ट किया। इवन वी आर थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम कि हमारी जो सक्सेस है कंपनी का, उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट उनको ज़रूर जाता है। तो उन्होंने उनके साथ हमने वो बॉन्ड शेयर किया था, उसके बाद वो हमारा फिर वर्ड ऑफ माउथ से और क्रिएटर्स हमारे साथ जुड़े। तो जैसे आपने ये क्रिएटर्स के बारे में बताया, आप ब्रांड्स के बारे में बताओगे कि ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करते हो आप लोग? ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करते हैं यार, हमारे पास क्रिएटर्स का ना मेल्स का एक्सेस होता है, तो वहाँ पे ब्रांड्स रीच आउट करते हैं। तो अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, मान लो मतलब एक एजेंसी की स्ट्रैटेजी होती है कि एक ब्रांड ने रीच आउट किया सपोज एक्स क्रिएटर को, तो मैं ऐसा नहीं है सिर्फ उसके साथ एक्स क्रिएटर की डील करके ख़त्म कर दूंगा। उसको एक्स क्रिएटर की डील क्लोज होने के बाद मैं पिच कर दूंगा कि भाई मेरे पास 150 और क्रिएटर्स हैं, आप इनके साथ भी काम करो। मैं उससे उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूछूंगा कि आपको कितने फॉलोअर रेंज, क्या बजट, क्या गोल, कैसे क्रिएटर्स चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मैं उनको एक पूरा कस्टमाइज्ड प्लान बना के दूंगा कि आप इन इन क्रिएटर्स को लो और फिर उनके साथ काम करो। तो फ़ायदा क्या हो रहा है, एक क्वेरी पे मैं मल्टीपल क्रिएटर्स क्लोज कर रहा हूँ। मेरे पास अब 100 क्वेरी होंगी, तो मैं ये नहीं वो हो गया कि 100 क्वेरीज आई तो मैं 100 ही क्रिएटर क्लोज कर पाऊंगा, मैं सबको और क्रिएटर्स पिच कर दूंगा, तो पूरा एक नेटवर्क बन जाता है इससे। गॉट इट। एंड आपने जैसे दो क्रिएटर्स बताए जो स्टार्टिंग इनिशियल क्रिएटर्स थे, फाइनेंस विद अरुण, एंड उनको कैसे पिच करा आपने कि आप हमारे यहाँ आ जाओ एंड ये हम एजेंसी रन कर रहे हैं तो आप हमारी हेल्प कर दो? हम उनके लिए वीडियो एडिटिंग तो कर रहे ही थे, तो अच्छा। कहीं ना कहीं वो बॉन्ड हमने उनके साथ शेयर कर ही रखा था। एंड उनको ही हमने पिच किया कि यार अपन क्या सोच रहे हैं, हम ना ऐसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुरू करते हैं। तो हमने भी उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ मिलके ये काम शुरू करना चाहते हैं। इवन हमने उनके साथ ही वो फिर शुरू किया था। सेकेंड चीज़, हम ब्रांड्स के लिए भी एडिटिंग तो कर ही रहे थे, तो ब्रांड्स में भी कनेक्ट थे ही, तो उनको ही तो हमें आपस में जोड़ना था। मैं 5 ब्रांड के लिए एडिटिंग कर रहा हूँ, 10 क्रिएटर के लिए एडिटिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ उन सबको ही मेरे को आपस में जोड़ देना था। इन 5 जो ब्रांड्स थे ना, उसमें हमारा इनिशियल ब्रांड आया था। हमारा आर फर्स्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ब्रांड वॉज चॉइस ब्रोकिंग। हम एडिटिंग ही करते थे उनके लिए। एडिटिंग से हम उनको लेके आए कि हमारे पास क्रिएटर्स भी हैं, आप एक बार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी ट्राई करो। तो इसी तरीके से हमने वो शुरू किया था। अच्छा, समझ गया। तो आप ये बताओगे जैसे ओनो क्रिएटर से आपने एक एजेंसी से स्टार्ट करा है, आपका विजन क्या है इसको लेके? हमारा विजन है क्रिएटर्स इकोनॉमी को बिल्कुल एकदम सॉर्टेड बना देना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि किसी काम के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, किसी काम के लिए कहीं जाना पड़ रहा है। हम चाहते हैं एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो कि भाई मेरे को क्रिएटर बनना है, अब आपको कुछ भी करना है उसमें आपके दिमाग में ओनो का नाम आना चाहिए। तो दैट इज़ आर विजन कि हर काम के लिए देर इज़ ओनो। आपको कुछ भी करना है, आप ओनो के पास आ जाओ, आपका काम बहुत बहुत अच्छे से होगा। ओके। एंड अगर मैं 5 से 10 साल का विजन देखूं, तो क्या सोच रहे हो आप कंपनी को कितने हाइट्स तक लेके जाना है? यार एक तो ये मार्केट काफ़ी नहीं है, तो 5-10 साल का तो मैं इतना सोच ही नहीं सकता। अभी हमारी करंट वैल्यूएशन इज़ अराउंड 100 CR, तो इसको हमें ग्रो करना है। 5-10 साल का तो ऐसा मैं प्रोजेक्शन अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि इंडस्ट्री ना चेंज बहुत कर रही है। अभी जैसे हमने एडिटिंग शुरू किया, फिर हमें दिखा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, देन पॉडकास्ट, देन अलग अलग चीज़ें शुरू होती जा रही हैं। तो उसमें तो हम काफ़ी फिर एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन स्टूडियो प्रोडक्शन एंड पॉडकास्ट। वहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो अभी करंट ट्रेंड में चल रहा है। अब आगे जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज होती रहेगी, वैसे वैसे हम उसमें घुसते रहेंगे। तो आप स्केलिंग को चेस कर रहे हो कि प्रॉफिटेबिलिटी चेस कर रहे हो? हम अभी सिर्फ स्केल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और उनके साथ फिर हम आगे काम करें। जैसे मैंने आपको बताया ही पहले कि आपको प्रॉफिट तो कभी ना कभी बन ही जाएगा। अगर मैं किसी के साथ एक लंबे टाइम तक काम करूंगा, कहीं ना कहीं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल ही जाएगी। अभी के लिए मेरा क्या फोकस है कि मैं बस उस बंदे के साथ जुड़ जाऊँ। ठीक है, जितने ज़्यादा लोगों का आपका नेटवर्क होगा, नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। अगर आपके पास लोगों का नेटवर्क है ना, तो प्रॉफिट तो एट एनी हाउ बन ही जाना है।
अभी तो मेरा 90 मतलब काफ़ी परसेंटेज ऑफ बिजनेस ऐसा है जो मैं विदाउट प्रॉफिट कर रहा हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, पॉडकास्ट का हो, प्रोडक्शन का हो, वीडियो एडिटिंग का हो। हम प्रॉफिट बना रहे हैं सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, क्योंकि हमारा स्ट्रेट 10% कमीशन है, कुछ कॉस्ट जा रही है, उसके बाद हम सारा प्रॉफिट बना ले रहे हैं। तो वहीं हमारा मेन प्रॉफिट निकल रहा है। उसके अलावा हमारी सारी सर्विसेज एक्सटर्नल, मतलब वो एडिशनल ही है, उसमें कोई भी हम प्रॉफिट नहीं बना रहे, इवन लॉस ही होगा वहाँ पे। बट वो हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन दे सकें क्रिएटर्स को। हर चीज़ के लिए उन्होंने ही माइंड मारा है, क्योंकि अब कोई बंदा मेरे से अगर सोशल मीडिया करा रहा है, प्रोडक्शन करा रहा है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी तो मेरे से ही कराएगा ना। राइट। तो दिस इज़ हाउ वी वर्क ऑन। तो अगर आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास कोई कैपिटल नहीं है, कोई कनेक्शंस नहीं है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? यार अगर कुछ भी नहीं है, मतलब वैसे ही हमने शुरू किया था। जब हमने शुरू किया था, कुछ हमने इसमें मोटी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं लगाई, जीरो से ही बिजनेस स्टार्ट किया था, कनेक्शंस पे ही स्टार्ट किया था। तो वही मैं स्टार्ट करूँगा कोल्ड रीच आउट से। मैं जितने भी मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्रांड्स हैं, सबको मेल डाल दूंगा। यार 100 मेल में एक भी रिप्लाई आएगा ना, मेरा काम हो जाएगा। मेरे को ना स्टार्टिंग के 5 लोग जोड़ने हैं, उसके बाद तो मैं आगे लोग अपने आप लेके ही आ जाऊँगा। तो मैं स्टार्ट करूँगा कोल्ड ईमेलिंग से, लोगों से मिलने से, इवेंट में जाना, कनेक्शंस बनाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो आप स्केल आराम से कर लोगे। ये कोल्ड ईमेलिंग का भी कोई तरीका होता है क्या? कोल्ड ईमेलिंग का पूरा एक प्रोसेस होता है कि आपको कैसे मेल को डिज़ाइन करना है। आप एक दिन एक मेल ले रहे हो ना, अगले दिन आप सेम मेल तो ले ही नहीं सकता। आप पहले एक मेल करोगे, उसका रिजल्ट देखोगे कि कितने लोग खोल के देख रहे हैं, कितने लोग उस पर रिवर्ट कर रहे हैं। उसका पूरा डेटा एनालिसिस करना पड़ता है कि टाइटल कैसा है। अगर बंदा खोल ही नहीं रहा, मतलब टाइटल में कोई दिक्कत है, एक बार आप वो टाइटल काफ़ी क्रिएटिव लेके चलो। उसके बाद फिर अंदर का कंटेंट इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस मतलब लोगों का मेल खोलने का रेशियो इज़ गुड, तो उसके बाद फिर आपका कंटेंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता पता है। लगता है, एनालिटिक्स आता है ये पूरा मेल का? इसके लिए काफ़ी तो आपके पास सॉफ्टवेयर्स भी हैं, आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर स्टार्टिंग में, तो देखो आप खर्चा इतना कर ही नहीं सकते, तो वो आपको पर्सनली करना पड़ेगा। आप 100 मेल लोगे, आपको पता चलेगा किसका रिवर्ट आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। उसके बेसिस पर आपको मैसेज को ट्रांसफॉर्म करते रहना है। बाकी इसके लिए सॉफ्टवेयर्स आज के टाइम पे मार्केट में बहुत हैं, जिसमें आपको एक एक डेटा मिल जाएगा कि किसने खोला, किसने कितनी देर देखा, किसने रिवर्ट किया, वो पूरा एक प्रोसेस मिल जाता है उसमें। अच्छा, आप ये बताओगे कि आपकी टॉप लर्निंग्स क्या थी एज अ फाउंडर? द फाउंडर मेरी टॉप लर्निंग थी, टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक तो मतलब आपके साथ जो को फाउंडर है, ही इज़ ऑल्सो अ टीम ओनली। तो वो एक तो को फाउंडर्स में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो उनका कनेक्ट अच्छा होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि सारा काम टीम को ही करना है। आप एक सारा काम खुद तो कर ही नहीं सकते जब काम बढ़ता रहेगा। आपकी वो टीम काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड, रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी तो हो ही जाता। ओके। एंड आप, जैसे हम रिलेशनशिप्स पे इतना बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप लोग इवेंट्स वगैरह भी करवाते हो काफ़ी सारे? हाँ, हमारा मतलब यही हुआ था। जब हमारे पास इनिशियली 5-10 क्रिएटर्स, 15 क्रिएटर्स ही एक्सक्लूसिव थे, हमने प्लान किया कि इवेंट करते हैं जिसमें सब क्रिएटर्स को बुलाते हैं। अपनी जेब से ज़्यादा पैसा डालना है, कोई दिक्कत नहीं, अभी डालते हैं क्योंकि फिर हम ग्रो कर पाएंगे। तो हमने जितना प्रॉफिट पिछले 6, 7, 8, 10 महीने में किया था, सारा हमने वो इवेंट पे बेट ले ली थी कि हम ये इवेंट करते हैं, क्रिएटर्स को बुलाते हैं, क्योंकि वही कनेक्शंस इज़ इंपॉर्टेंट। तो हमने वो क्रिएटर्स अपटन 1 किया था दिल्ली में, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हमारे वहाँ 50 to 60 क्रिएटर्स आए थे, जिसमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज ऑफ क्रिएटर्स हमने एक्सक्लूसिव कर लिए थे। ओके। उसके बाद फिर हमने उसका ही सेकंड हो गया, क्रिएटर्स अपटन 2, दैट वाज इन मुंबई। वहाँ पे ऑलमोस्ट 70-80 क्रिएटर्स थे, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एंड थर्ड हमने अभी रिसेंटली दिसंबर 2024 में किया, क्रिएटर्स अपटन 3, जिसमें मोर देन 250 क्रिएटर्स ने ज्वाइन किया था, जिसके लिए हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। एक जगह पे सबसे ज़्यादा क्रिएटर्स हम लेके आए थे, और ओके। दैट वाज आल्सो वेरी सक्सेसफुल, टच वुड। ओके। एंड आपको ये एक्सपीरियंस भी है, इवेंट वगैरह करवाने का भी एक्सपीरियंस है, तो ये सब इवेंट जो था, अगर स्टार्टिंग में बोलूँ तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी। फर्स्ट इवेंट की मैं बात करता हूँ तो डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी आई होंगी, तो उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और आपने उसको कैसे सॉल्व करा? डिफ़िकल्टीज़ बहुत आई थी। वो मतलब लोग होने चाहिए कि भाई काम ही इतने सारे हैं, वो कोई बंदा कुछ कर रहा है, कोई बंदा कुछ कर रहा है, क्योंकि हमने कोई भी इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी हायर नहीं की थी, इतने पैसे ही नहीं थे। एक एक चीज़ खुद करना, तो इसके लिए क्रेडिट अगेन अखिल भैया को जाता है, बिकॉज मैं बैक एंड मैनेज कर रहा था सारा, फ्रंट एंड सारा उन्होंने ही किया कि क्या वेन्यू रखना है, क्या चीज़ें करनी है। इवन इसके लिए तो काफ़ी फ़नी स्टोरी है, उन्होंने मेरे को बस एक काम दिया था इवेंट में पूरे में, मतलब एक तो था क्रिएटर्स इनवाइट, उसके अलावा बस लॉजिस्टिक्स में एक काम था, मैंने वो भी गलत कर दिया। मैंने बंदे को डेट ही गलत बता दी कि भाई आपको ये सामान यहाँ उतारना है। हमारा इवेंट सपोज 23rd का, मैंने बोल दिया आप 24th को उतार देना। तो मतलब एक काफ़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है ये पूरा मैनेज करना। तो वो तो ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने वो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। तो आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और एक 100 करोड़ की कंपनी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ये कैसे आप उसकी फीलिंग पहले बताओ कि फीलिंग कैसे लग रहा है,
एंड ये बताओ कि आपने ये किया कैसे? यार फीलिंग तो बहुत अच्छी है मतलब मेरी फैमिली को मेरे ऊपर प्राउड होगा। मतलब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, मेरे को पता है घर की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग है ही नहीं। स्टिल मतलब मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया कि यार मेरे को बेस्ट स्कूल में पढ़ाया है, सारी चीज़ें जो मेरे को चाहिए वो मिली है। तो अब एक वो चीज़ थी कि यार मेरे को उनके लिए कुछ करना है, तो वो मैं अब अचीव कर पाया हूँ, तो वो एक बेस्ट फीलिंग है। मतलब मैं अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखता हूँ, तो मैं फैमिली के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, अपने मम्मी पापा को खुश रख पा रहा हूँ, अपनी बहन को खुश रख पा रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट फीलिंग वही है, तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ। ओके। एंड ये एक चीज़ होती है कि आपने काफ़ी कम उम्र में कर लिया था, राइट? हमने देखे हैं बहुत सारे जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, काफ़ी हमने स्टोरी सुनी है ड्रॉप आउट्स के कि अच्छे अच्छे ड्रॉप आउट्स के सुने हैं कि यार जो ड्रॉप आउट करता है वो अच्छा कर लेता है लाइफ में। जैसे बहुत सारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट करके काफ़ी अच्छा किया है। तो आप बताओगे कि ड्रॉप आउट करने से अच्छा हो जाता है क्या? मतलब इसका एक थोड़ा लिंकिंग बताओगे? नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ अब आपका ना फोकस एक जगह पे है। मेरे को कॉलेज के बारे में सोचना ही नहीं है, मेरा फोकस है पूरे टाइम ओनो क्रिएटर्स का ही फोकस है। मेरे को ऑफिस आना है, घर पे हूँ, काम करना है, तो वो एक फोकस बन जाता है। जब आपका फोकस मल्टीपल थिंग्स पे होता है ना, तो वही ज़्यादा नाव पे सवार होते हो तो सारी डूब जाती हैं। तो वो है कि अब हाँ मैं एक जगह पे ही हूँ, मेरे को वहीं फोकस रखना है, मेरे को और कुछ सोचना ही नहीं है। तो मेरी लाइफ में ही वही है कि मेरा भी आगे का मेरा पूरी लाइफ का गोल यही है कि मेरे को सिर्फ ओनो क्रिएटर्स देखना है, ओनो क्रिएटर्स के लिए ओनो क्रिएटर्स को ग्रो करना है, और कुछ नहीं है अभी। अच्छा, तो आप ये बताओगे कि जैसे जो कॉलेज जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या सजेशंस देना चाहोगे? यार सजेशंस देना चाहूँगा, एक्सप्लोर योरसेल्फ। मतलब आप अपने अंदर घुस जाओ कि हाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देखो अभी आपके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी 90% ऑफ द केसेस में, कुछ केसेस में जल्दी आ जाती हैं। मतलब आपके पास अभी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो अपने आप को एक्सप्लोर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करो, ताकि आपको ना अपना कोर पता चल जाए कि हाँ मेरे को इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है, मैं किस चीज़ में बेस्ट कर सकता हूँ, तो वो चीज़ उनको समझ आ जाए। तो वो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपना आप जितने चीज़ें ट्राई कर सकते हो करो, एक कोर चीज़ फाइंड करो, एंड देन उसमें आप पूरा एक्सेल करो। अब मेरे को गेमिंग भी ट्राई करो, स्पोर्ट्स भी ट्राई करो, आप क्रिएटिव राइटिंग ट्राई करो, सब कुछ ट्राई करो। अब एक चीज़ पकड़ लो कि यार मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा भी हो रहा है, उसमें फिर आप पूरा एक्सेल करो। तो ये मैं उनको सजेस्ट करूँगा। इसके अलावा बाकी जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं ना, उनके साथ घुलो मिलो, क्योंकि मतलब एक चीज़ होती है जो मतलब आपसे ऊपर एज का है ना, वो आपको सिखाता है हमेशा जनरली भाई। अगर सपोज़ कोई बंदा 25 साल के लोगों के साथ बैठ रहा है, वो 20 साल का है, तो सब लोग उसको सिखाएंगे। वहीं कोई बंदे, एक ग्रुप है 30 एवरेज एज है, उसमें कोई 23-24 साल का लड़का जाएगा, तो उसको सब सिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया। वो बताएंगे कि भाई हमारी उम्र में आने तक आपको क्या नहीं करना होता है, क्या करना होता है। तो अपने से बड़े लोगों के साथ बैठो, ताकि उनके एक्सपीरियंस से आप सीख सको। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कहावत है कि एवरेज ऑफ 5 पीपल होते हो, कि आप अगर अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो आप अच्छा बनोगे, बुरे लोगों के साथ बैठोगे बुरा बनोगे, तो संगति का असर होता है। तो 5 लोगों की जो संगति होती है वो वैसे होती है। तो आप इसमें अग्री करते हो? बिल्कुल भाई, देखो संगति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे लोगों के साथ बैठ रहे हो, आपको वैसा बनना ही बनना है, क्योंकि आप उनके स्किल्स भी एक्वायर करोगे, उनकी बातें सुन रहे हो। आप 5 लोगों की बातें सुन रहे हो, तो अपना मेजॉरिटी में उनके साथ, तो आप माइनॉरिटी में हो अभी, कि आप एक बंदे हो, वो 5 हैं, तो जैसा वो बोलेंगे आप वैसा ही करोगे। तो अगर वो गलत संगत होगी तो आप गलत में चले ही जाओगे। 95% ऑफ द केसेस में होगा ही होगा। 5% लोगों की डेडिकेशन इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं जाएंगे, बट 95% ऑफ द लोग जैसे लोगों में बैठ रहे हैं वैसे ही बनेंगे। तो ये तो आपकी कहावत में बिल्कुल ही सही है, ऐसा होता ही होता है मेरे अकॉर्डिंग। ओके। अगर मैं सक्सेस मंत्र की बात करूं तो आपका सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र यार, फोकस वही एक चीज़ पे, मतलब एक काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करो और पूरी परसिवरेंस के साथ करो और लगातार करो। कंसिस्टेंसी प्लस परसिवरेंस, आई थिंक ये ही एक सक्सेस मंत्र है। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप एक काम को लगातार 5-10 साल के लिए, एक ही काम को पूरी डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, आप उसमें सक्सेसफुल होगे ही होगे। क्योंकि यार आपने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, आपने चैलेंजेस देख लिया, आपने सक्सेस देख लिया, आपने फेलियर्स देख लिए, उसमें क्या अच्छा होता है क्या गलत होता है, तो फिर तो आप उसको एक्सेल करोगे ही ना। तो ये आई थिंक कंसिस्टेंसी प्लस परसिवरेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आप जो फाउंडर्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? आई थिंक गेट द राइट टीम। टीम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पूरे पहले कॉन्वर्जेशन में बताया, एक अच्छी टीम ढूंढना बहुत ज़रूरी है। टीम में अगेन को फाउंडर भी इंक्लूडेड है, जो आपके साथ को फाउंडर है वो, और आपकी पूरी टीम, वो अगर बेस्ट है, तो फिर आप आराम से अपना जो बिजनेस है उसको सक्सेसफुल बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। यार सेम यार भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग।
अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।